हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका एवरेज की क्लास में। और एवरेज का मतलब मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने इसके आपको करा दिए थे, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके एवरेज के कैसे होते हैं, और तरीका जो मैंने यहाँ पर फॉलो किया है, डेविएशन मेथड फॉलो किया है। ठीक है, तो उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, लगभग 60-65 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक होते हैं। तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो शायद हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पति पत्नी वाला। ठीक है, हाँ, यही वाला किया था हमने। 54 बटा आपका 3 आया था और 54/3 करके यहाँ से आपका 18 आंसर आया था। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका परसेंटेज में भी लगता है। वहाँ पर भी आपका जेएसएम मेथड जो मैंने आपको बताया था, या डेविएशन मेथड आपको मैंने बताया था, तो परसेंटेज में भी आपका एवरेज लगता है। ठीक है, इसके अलावा एलिगेशन में भी आपका एवरेज से हो जाता है। ठीक है, वेटेड एवरेज निकाल के वो भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हो गया था और अगले क्वेश्चन की मैंने आपको बात की थी। इस क्वेश्चन पे हमने बात की थी कि ये क्वेश्चन हमें करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका डेविएशन से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर a+b है, फिर आपका b+c है, a+ आपका c है। तो वैल्यूज बार बार आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप इसको नहीं देख सकते कि इसमें डेविएशन क्या लग रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है a+b की औसत आयु 20 साल है, तो इसका मतलब a+b की एज का सम कितना आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ पर्सन को एवरेज से गुना कर दूं तो 20 दूनी आपका 40 आ गया। फिर ये कह रहा है कि एक ही जगह पे सी ले आओ, तो इसका मतलब अब कौन बच गया, b+ आपका c हो गया। और इनकी एवरेज कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है, तो दोनों का टोटल 19 दूनी आपका 38 हो गया। ठीक है, फिर बोला है ए और सी की औसत आपकी 21 है, तो इसका मतलब ए और सी की एज का जो सम आ गया वो आपका 21 दूनी कितना हो गया, आपका 42 आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 2 इंटू आपका ए प्लस आपका बी और प्लस आपका जो सी है वो किसके बराबर आ गया आपका, ये बेसिकली आपका कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, तो a+b+ आपकी c का जो आपका जोड़ आ गया, जो सम आ गया, वो इसको 2 से काट देता हूँ, कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो इसका मतलब a+b+c आपका किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसी क्रम में a और b की आयु क्या है। अब देखो, a और b का जो जोड़ है वो 40 है, तीनों का जोड़ आपका कितना है, 60 है, तो इसका मतलब c कितना है आपका 20 है। यहाँ से a और c आपका कितना है, 42 है। ठीक है, उसमें से c आपका कितना है, 20 है, तो इसका मतलब a कितना है आपका, 22 है। ठीक है, अब देखो सबका जोड़ आपका 60 है, ये दोनों कितने आ गए, 42 आ गए, तो बचा कौन आपका b। तो b कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा, क्योंकि 42 और 18 आपका क्या होता है, 60 होता है। बेसिकली इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 60 होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम डेविएशन से कर सकते हैं, ईजी है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो रिटायरमेंट के पश्चात उसकी जो पेंशन है, उसके अंतिम 3 साल के कार्यकाल में मिलने वाली एवरेज सैलरी के आधे के बराबर है। ठीक है, उसे 1/1/1983 से वेतन में 40 रुपए की बढ़ोतरी के कारण 1/10/1983 और 1/10/1984 और 1/10/1985 तक 380 प्रति माह प्राप्त होता है। यदि 1/1/1996 को वह रिटायर हो जाता है, 86 को रिटायर हो जाता है, तो प्रत्येक माह वह कितना पेंशन पाएगा, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, देखिए भाई, ये कह रहा है कि उसे 1/1/1983 से वेतन में 40 रुपए की बढ़ोतरी के कारण 1/10/1983, 1/10/1984 और 1/10/1985 तक 380 रुपए प्रति माह प्राप्त करता है। यदि 1/1/1986 को रिटायर हो जाता है तो प्रत्येक माह वह कितनी पेंशन पाएगा, ये आपको बोला गया है। कोई इश्यू नहीं है भाई। हिंदी में मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ से देखो ये सही है। हिज सैलरी फ्रॉम 11983 इज 380 पर मंथ विद इंक्रीमेंट ऑफ 40 ड्यू ऑन 1/10/1983, 1/10/1984 एंड 1/10/1985 एंड ही रिटायर ऑन 1/1/1986। व्हाट पेंशन डज ही ड्रॉ। ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है हिंदी में। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है ना मेरे भाई, ये यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, 1/1/1983 से उसका जो वेतन है कितना था, 180 रुपए प्रति माह था, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है,
इंग्लिश में बिल्कुल सही है इसकी लैंग्वेज, हिंदी में थोड़ी सी उटपटांग है, ठीक है। तो हिंदी वाले को मत देखना, इंग्लिश में जाना। इसका जो यहाँ पर जिसको कन्वर्जन बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन किया गया है, गलत है आपका, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये बोल रहा है कि उसकी जो सैलरी है 1/1/1983 को 380 रुपए थी, उसके बाद 40 रुपए आपका इंक्रीज होता है कब, 1/10/1983 को। तो एक एक पहले दिन की पहला महीना पहला दिन 1983 से पहला महीना और पहला दिन और 10वां महीना। तो इसका मतलब क्या है कि पहले महीने से 9वें महीने तक जो उसको सैलरी मिली है वो 40 रुपए मिली है, और 10वें महीने से 10वें महीने की 1 तारीख को उसकी सैलरी 40 रुपए बढ़ जाती है। तो इसका मतलब उसको 9 महीने तक कितनी सैलरी मिली है, तो हमें पहले टोटल सैलरी निकालनी होगी, ठीक है। टोटल सैलरी को टोटल नंबर ऑफ जो मंथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वहां से एवरेज सैलरी आ जाएगी। एवरेज सैलरी का आधा क्या है, आपकी रिटायरमेंट है, तो वो आ जाएगी, ठीक है। देखो भाई, इसका मतलब आपको 1/1/1983 से, हाँ 1/1/1983 से, मैं टाइम लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1/10/1983 यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपकी सैलरी मिली है वो 380 रुपए मिली है। तो कितने महीने होंगे, 9 महीने ही होंगे भाई, क्योंकि 1 तारीख को आपका पैसा बढ़ गया, ठीक है। तो इसको आप एक काम करो, इसको आप यही लिख लो, आपका अगस्त है ना, जुलाई अगस्त 8वां महीना हो गया, 9 सितंबर 30 सितंबर, ठीक है। इसका मतलब 30 और आपका 9, इतने तक आपको कितने मिले हैं, 380 रुपए मिले हैं ना। 380 रुपए आपको मिले हैं, कितने टाइम तक मिले हैं आपको, 9 महीने तक। 0 आ गया, 9 × 72 आ गया, 2 9 × 27 और 7 आपका 34 आ गया। तो इसका मतलब 3420 रुपए इसको अब मिले हैं। उसके बाद बेसिकली आपका 1/10/1983 से और आपको मिले हैं मेरे भाई कब तक, 1/10 से 1/10/1984। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर बोलता हूं 1/10/1984, मतलब 10वें महीने से आपका इस तरीके से बढ़ा है। तो 1 तारीख को आपके पैसे बढ़ गए, तो उसमें ये महीना भी आपका होगा, ठीक है, क्योंकि ये महीना भी आपका होगा। तो इसका मतलब ये कब तक चला है आपका, ये चला होगा आपका आपका 30 और आपका 9 और 1984। तो आप इसको काउंट करना, टोटल 12 महीने होंगे, क्योंकि ये भी उसमें आएगा, ठीक है। 10 एक तो 3 ये हो गए, 9 और 3 ये हो गए, आपका 12 महीने हो गए। तो 12 महीने 40 रुपए आपका इंक्रीज हो गया, तो 12 महीने आपके ये हो जाएंगे, 0 आ गया, 12 दूनी 24 आ गया, 12 चौक 48 और 2 आपका 50, 5040 रुपए आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक। उसके बाद 1/10/1984, तो इसका मतलब अगर यहाँ से जो पैसा आपको मिलेगा 1/10 और 1984 से लेकर आपको जो पैसा मिला है वो फिर से कब तक मिलेगा आपको, 30/9 और आपको 1985 तक मिलेगा। फिर से आपके 12 महीने हो गए, ये इसमें प्लस प्लस 40 आपका होता जा रहा है, ये आपके पैसे बोला इसने बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका कितना हो गया, 420 और 40 आपका 460 हो गया, ठीक है। 40 बढ़ रहा है, फिर इसको 12 महीने तक मिलेंगे। 0 आ गया, 12 × 72 आ गया, 12 चौक 48 और 7 आपका 48 और 7 55 आएगा, कितना आएगा आपका 55। तो इसका मतलब 5520 यहाँ पर मिल गए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि वो भाई साहब 1/1/1986 को रिटायर हो गया। इसका मतलब बाकी के 9 महीने हो गए आपके यहाँ से, देखो 9वें महीने तक हो गया, 10वां 11वां 12वां, क्योंकि 1 जनवरी 1986 को रिटायर हो गया है। इसका मतलब भाई साहब इसको यहाँ से मैं बात करता हूँ, इसको 3 महीने के पैसे मिलेंगे, इसको मिलेंगे 1/10/1985 से लेकर इसको पैसा मिलेगा आपका 31 दिसंबर 31/12/1985 तक इसको पेंशन मिले, सॉरी सैलरी मिलेगी। कितने महीने हो गए, 10वां 11वां 12वां, 3 महीने हो गए, तो ये आपका 500 हो गया। 380 और 40 420, 420 और 40 460, और ये आपका 3 महीने तक इसको ये मिलेगा। तो ये आपका कितना हो गया, 1500। थोड़ी सी कैलकुलेशन है क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, और हम यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। 0 आ गया, 4 2 6 और 2 आपका 8 आ गया, 5 10 और 4 आपका 14 आ गया, ठीक है। 4 5 9 9 और 1 10 और 5 आपका 15, 400 आपका 80 आ गया, ठीक। ये हो गया आपका 15,480। तो एवरेज उसकी सैलरी कितनी आ गई। अब मुझे अगर एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालूंगा, टोटल सैलरी को
15,480 को डिवाइड कर दो मेरे भाई किससे, टोटल महीनों से। कितने महीने हो गए, 12 और 12 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36 महीने। ये सैलरी कितने महीने की है, 36 महीने की। 6 6 का आपका 36 आ गया, ठीक है। 6 दूनी आपका 12 आ गया, कितना बच गया 34, और 6 पंजे 30 आ गया, 6 ठे 48 और आपका इतना आ गया। 6 छो का आपका 24, 6 तिया 18, 430 रुपए। इसका मतलब मेरे भाई उसकी सैलरी कितनी आ गई थी आपकी, 430 रुपए आ गई थी, ठीक है। तो एवरेज सैलरी कितनी हो गई आपकी, 430 रुपए हो गई। ये कह रहा है कि जब वो बंदा रिटायर होगा और उसकी जो पेंशन बनेगी वो इस टाइम ड्यूरेशन में जो उसकी एवरेज सैलरी रही है उसका आधा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी उसकी पेंशन, इसका आधा। तो भाई साहब पेंशन कितनी बनेगी, पेंशन होगी 430 का आधा। तो कितनी पेंशन हो जाएगी आपका, 215 रुपए। तो 215 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, और ये आपका आता रहता है तो इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। एक बार इसको देख लो कि किस तरीके से हमें करना है। यहाँ पर टाइम आपको निकालना होगा। ये 40 रुपए आपको बढ़ाने होंगे। 40 रुपए यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, 40 यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, 40 यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपके मंथ है, इतने मंथ तक आपको ये मिला है। ये आपको टोटल सैलरी मिली है। एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल सैलरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स हो गया। एवरेज सैलरी 430 आ गई। कह रहा है कि जो पेंशन मिलेगी वो एवरेज सैलरी का कितना है, आधा है, तो 215 है। तो 215 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। और जो यहाँ पर मेन फोकस करना हो किस पे करना है, टाइम पे करना है, ठीक है। किस पे करना है, टाइम पे, कि टाइम कैसे कैसे आपको काउंट करना है, ठीक है। महीना अगर आपका एक भी ऊपर नीचे हुआ, जैसे ही महीना ऊपर नीचे होगा आपकी एवरेज भी ऊपर नीचे हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 और इस तरीके से ये संख्याएं हैं। इनका मीन क्या है, मतलब समांतर माध्यम में आपको बता दूं मेरे भाई औसत ही होता है। क्योंकि पहली बार जब ये अर्थमेटिक मीन आया था ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे जिन्होंने यही नहीं पता था कि अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका एवरेज ही होता है। औसत को समांतर मध्य भी बोला जाता है, ठीक है भाई। तो औसत ही आपकी अर्थमेटिक मीन है, वही आपकी एवरेज है, वही आपका समांतर माध्य है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो अगर मुझे निकालना पड़े तो कैसे करूंगा, ऐसे तो करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। इन सभी को जोड़ के अगर मैं इनकी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एवरेज आएगी। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, 28 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई आपकी 28। तो अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, सभी का सम करके 28 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 1 हो बन जाएगा। ये 2 और 2 4 भी कह सकते हैं, इसको 3 और 3 9 भी बोल सकते हैं, इसको 16 बोल सकते हैं, इसको 25 बोल सकते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट देखना, क्या इनको जोड़ करके ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 है, उसके बाद 2 और 2 4 है, उसके बाद 3 3 3 आपका कितना है, 9 है, 3 3 3 इससे 27 है। 1 है, 4 है, सॉरी 9 ही है, क्योंकि 3 दूनी 3 3 3 3 आपका 9 आ गया। उसके बाद आपका 16 आएगा, उसके बाद आपका 25 आएगा, और फिर आपका कितना है, 36 है, और उसके बाद कितना है आपका 49। तो यही तो है आपका। तो क्या मुझे ये एक तरीके से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। बस वही यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज समझनी थी कि ये बेसिकली आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, ठीक है। तो स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ से सम करूँ तो सम कैसे निकलता है, n इंटू में n प्लस आपका 1 होता है, 2n प्लस आपका क्या होता है 1 होता है, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 6 होता है, ठीक है। ये आपका सम होता है। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया जाता है। n इंटू आपका n प्लस आपका 1 इंटू में आपका 2n और प्लस आपका 1, नीचे आपका 6 आता है, और इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स n से डिवाइड करते हैं। तो n से अगर मैं डिवाइड करूंगा, n से आपका n कट जाएगा, तो एवरेज कितनी आती है, एवरेज आती है यहाँ से आपका n प्लस आपका 1, n प्लस आपका 1, और यहाँ से आपका 2n और प्लस आपका 1, और डिवाइड बाय क्या होता है आपका 6 होता है। यही तो होगा, ठीक है भाई। तो ये आपका इतना आ गया। तो यहाँ पर n कितना है मेरे पास, 28 टर्म है मेरे पास, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। 28 और एक आपका कितना हो गया, 29 हो गया। 29 इंटू में
28 दूनी 56 और एक आपका 57, नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एन कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये काउंट करनी पड़ेगी ना भाई, ये काउंट करनी पड़ेंगी। तो एन कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका 7 आ गया, ठीक है। और ये 7 दूनी 14 और एक आपका कितना आ गया, 15 आ गया, 15 बटे में आपका 6 भी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है नंबर ऑफ टर्म्स। वहां पर भी आपका 7 आ जाएगा, 7 और एक आपका 8 आ गया, 7 दूनी 14 और एक आपका 15। एक सेकंड रुको, तो ये आपका 6 ही आएगा, क्योंकि मुझे इसका अगर सम करना है तो ये आ जाएगा आपका 28। नहीं यार, हमें क्या करना है मेरे भाई, नीचे 28 से यहाँ से तो ये आ गया आपका, ठीक है। इसका सम मैं करता हूँ, थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है मेरे भाई, तो एक काम करो, यहाँ से इसको जोड़ो, पहले इसका सम निकालो भाई, ठीक है। पहले क्या करो, इसका सम ही निकालो। एवरेज में क्या करना पड़ेगा, 28 टर्म में 28 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। देखो भाई, पहले इसका सम निकालो, एन कितना है, यहाँ से अगर मैं इसका सम निकालता हूँ 7 हो गया, इंटू में 7 और एक आपका कितना हो गया, 8 हो गया, इंटू में 7 दूनी 14 और एक आपका 15 हो गया, और नीचे आपका 6 आ गया। ये तो इन सब का सम आ गया, मैंने स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 28 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, 28 है। ये सिर्फ मैंने जोड़ किया है, ये सिर्फ मैंने यहाँ से जोड़ किया है, और टर्म्स कितनी दे रखी है आपको, 28 दे रखी है। 7 चौक आपका यहाँ से 28 आ जाएगा, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, 2 चौक आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी आपका यहाँ से 4 आ जाएगा, 2 ती आपका यहाँ से 6 आ जाएगा, और 3 पंजे यहाँ से आपका 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन का आंसर 5 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 5, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ और था, हमने इसको कुछ और कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन बेसिकली ये था, वो वाला था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे लिए 28 ही रह गई, बट मैंने क्या कर दिया इसमें, इसकी ये वाला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूले का मैंने यूज कर लिया, ताकि मैं इनको जोड़ पाऊं। इतना मैंने जोड़ा है, कितनी टर्म्स का जोड़ है, 28 का है, तो 28 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन का आंसर आपका 5 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी और आपका ई 5 क्रमागत 5 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, ये आपको निकाल, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बोला था, जैसे आपका ए है, फिर आपका बी है, आपका सी है, आपका डी है, और आपका ई है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या दे रखी हो, ओड दे रखी हो, जैसे 1 2 3 4 5, 5 टर्म आपको दे रखी है, तो उस केस में जो आपका एवरेज होता है वो बीच वाली टर्म होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ से इसकी जो एवरेज आएगी वो कितनी आएगी, आपका सी आएगी, ठीक है। यार अब ऑप्शन में कहीं सी है ही नहीं, ऑप्शन में कहीं भी आपका सी नहीं, तो अब आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको मेरे भाई, आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे एक बात बताओ, जितनी विषम संख्याएं होती हैं क्या उनके बीच में 2 2 का गैप होता है। अगर पहली आपकी विषम संख्या ए है, तो दूसरी कितनी होगी आपका, ए प्लस आपका 2 होगी, जो कि किसके बराबर है, बी के बराबर है। तीसरी टर्म आपकी क्या होगी, ए प्लस आपका 2 और 2 आपका 4 होगी, जो कि किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब मेरी एवरेज कितनी आ रही है, सी आ रही है, बट ऑप्शन में कहीं भी सी नहीं है। अगर मैं इसको एक ही टर्म में लिखना चाहता हूं तो ए प्लस में 4 करके मेरा सी आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका ए प्लस आपका 4 हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर इस चीज को फोकस करना होगा कि ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको थोड़ी सी अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दिखा के और आपको आंसर निकालना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। जैसे पहली अगर 1 है तो फिर 3 है, फिर आपका 5 है, तो अब देख लो इनके बीच में गैप कितने का है, 4 का है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, इनके बीच में गैप कितने का है, 4 का है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए प्लस आपका 4, और यही आपका सी है। हमारा आंसर सी था, तो क्वेश्चन का आंसर ए प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशियों का औसत आपका क्या है, 45 है। प्रथम 10 का 55 है, और अंतिम 11 का 40 है। तो 11वें का क्या है। देखो भाई, अगर आप पहले 10 लोगे तो कितने आ जाएंगे, 1 से आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। और आखिरी के अगर आप 11 लोगे तो उसमें टोटल कितने आपके 22 है ना,
तो अगर मैं आखिरी के 11 लूंगा तो उसमें कितना आ जाएगा आपका 10, उसमें आ जाएगा आपका 12 से कितना आपका 22, तो 11 आपका यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11वें प्रत्याशी का औसत कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो इसको आप छोड़ो, आप डायरेक्ट देखो मेरे भाई। अब आपको पता है कि 22 प्रत्याशियों का जो औसत है 45 है। इसका मतलब सभी टर्म जो ये आपकी 11 और 10 आपकी एक तरीके से 21 हो रही है, एक अकेली 22वीं रह रही है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या 11वीं संख्या का औसत जो होगा वो 45 तो होगा ही होगा, क्योंकि किसी परीक्षा में 22 प्रत्याशियों का औसत 45 है, तो इस 22 में वो 11वां भी तो है, तो इसका मतलब उसका मिनिमम 45 तो होगा ही होगा, तो 45 तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो इसने बोल दिया कि पहली 10 प्रत्याशियों का औसत 55 है और ये 45 है, तो इसके पास एक्स्ट्रा है कितना, 10 इंटू आपका 5, नहीं सॉरी 10 प्रत्याशी 45 55, 10 का अंतर है भाई। तो इसका मतलब इनके पास कितना एक्स्ट्रा है, इनके पास एक्स्ट्रा है कितना 100, ठीक है। फिर इसने बोला है अंतिम 11 प्रत्याशियों का औसत 40 है, 45 से कितना कम है 5, तो इन 11 के पास कितना है 11 माइनस 5, तो इसके पास कितने की कमी है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है 45, हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है 45 है, तो इसका मतलब ये 45 है और हमारे पास एक्स्ट्रा भी 45 है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास पहले से एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब जो नया वाला मेंबर आएगा तो उसको कम लेकर आना पड़ेगा। सपोज करो मेरे पास एक्स्ट्रा 10 होता तो मैं क्या करता, इस 45 में से 10 को माइनस करता। अब मेरे एक बात बताओ, इसकी एवरेज को 45 बनाना है और इनके पास पहले से ही 45 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो 11वीं संख्या को क्या कुछ लाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब 45 में से माइनस कर दो एक्स्ट्रा का, तो कितना हो गया आपका 0। इसका मतलब जो आपकी 11th टर्म है अगर वो आपकी 0 है तो भी आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि उन 10 ने और उन 11 ने अपने पास से इसके लिए 45 का जुगाड़ कर दिया है, क्योंकि कुछ के पास ज़्यादा था तो कुछ के पास कम थी, फिर भी 45 आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा था। तो 45 एक्स्ट्रा अगर ये बच ही रहा है तो नया मेंबर जो आएगा क्या उसको 45 लाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो गुना करके कर लो, 22 इंटू 45, 10 इंटू 55, 11 इंटू 40 प्लस में एक्स कर लो, जैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 11, ठीक है ना, ठीक। तो इसमें बेसिकली आपकी 11th संख्या नहीं है भाई, आप बेशक इसको देख सकते हो। 11th संख्या कैसे नहीं है, क्योंकि मैं अगर 12, देखो यहाँ पर कितनी टर्म आपको लेनी है, 11 लेनी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली में से पहले वाली को माइनस करो, 22 माइनस 12, डिफरेंस से डिवाइड करो, एक का है प्लस 1 कर दो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, 22 में से 12 गया 10 प्लस आपका 1, तो ये 11 हो गई। तो इसका मतलब ना तो 11 इसमें है और ना ही 11 आपका इसमें है, तो 11वीं वैल्यू यहाँ से आराम से निकल कर आ सकती है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्ट करना। अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था, बोला कि एक विद्यार्थी 10 दो अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करता है, यदि एक संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते तो औसत आपका 3.6 से बढ़ जाता है, तो दो अंकों की संख्या का अंतर क्या है ये आपको बताना है। डायरेक्ट आपको करना है इस क्वेश्चन को। कभी भी अगर ऐसा आ जाता है कि दो अंकों की संख्या है, उसको आपने पलट दिया है जिसकी वजह से एवरेज इतना बढ़ गई है, तो उनके अंकों का अंतर क्या है। तो अगर अंकों का अंतर आपको निकालना है तो डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट आपका आंसर होगा, डायरेक्ट क्या होगा वो याद रखो भाई। ये जो आपका 36 है, 3 पॉइंट आपका 6 है, इसको सीधा 36 लिखो और 9 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 4। मान लो यहाँ पर 1.8 होता तो इसको क्या लिखना है 18, 9 से डिवाइड कर दो, डिफरेंस आ गया आपका 2। मान लो यहाँ पर आपका होता 4 पॉइंट आपका 5, डायरेक्ट 45 लिखो, 9 से डिवाइड करो, 9 पंजे 45, ठीक है। मान लो यहाँ पर होता आपका 2.7, डायरेक्ट 27 लिखो, 9 से डिवाइड करो, 9 3 आपका 27। ये क्या है, इन सबके अंकों का अंतर है, ठीक है। ये सपोज किया मैंने भाई आपको कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट आपको करना है, जो वैल्यू डेसिमल में आपको दे रखी है उसका डेसिमल हटा दो, ठीक है, उसका डेसिमल हटा दो। मतलब 2 डेसिमल दे रखे हो
ठीक है, ये वाला सिर्फ डेसिमल के बाद सिंगल वैल्यू दे रखी हो, आप इसको 10 से गुना कर सकते हो। ठीक है, आप एक काम करो, इसको 10 से गुना कर लो, आप ऐसे याद कर लो, इसको 10 से गुना करना है और 9 से भाग करना है, 10 से गुना करना है, 9 से भाग करना है, क्योंकि हो सकता है आपको एक पॉइंट में 8 8 कुछ ऐसी वैल्यू दे दे, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू दे दे, फिर गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा क्या करना है, 10 से, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो क्या प्रोसेस करना है आपको, सबसे पहले 10 से आपको गुना करना है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, 9 से भाग करना है, अगर अंकों का अंतर निकालना है तो। डिटेल में मैंने पीछे इसको करा दिया है, आप चाहो तो डिटेल में जाके कर सकते। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इज गिवन बिलो, द एवरेज एज इज 17 ईयर, द वैल्यू ऑफ एम इज, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखो भाई एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज एज है, लोगों की संख्या को आयु से गुना करेंगे, लोगों की संख्या को एज से गुना करेंगे तो टोटल एज आ जाएगी, तो वो हम यहाँ पर मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो अब ये कितना हो जाएगा, आरती आपका 24 हो गया, प्लस में 20 दूनी आपका 40 हो गया, एम को मैं कुछ नहीं माना भाई तो 26 एम हो गया, प्लस में आपका 29 से कम आपका 29 हो गया, और इनको नंबर ऑफ जो पर्सन है उससे डिवाइड कर दो, 3 2 5 और 1 6, 6 प्लस में आपका एम आएगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, यही तो होगा आपका, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, 24 और ये आपका 64 हो गया। ठीक है, 64 और प्लस में आपका 29 आ रहा है, 9 4 13 हो गया, 6 2 8 और 1 9, ये आपका 93 हो गया, और प्लस में आपका 26 एम हो गया, यहाँ से आपका 102 हो गया, प्लस में आपका 17 एम हो गया। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, ये आपका 9 एम हो गया। ठीक है मेरे भाई, और 12 में से 3 गया आपका 9 3 12 होता है, 9 हो गया। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 9 से 9 कट के आपका 1 आ गया, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी आपका 1 होगी, तो 1 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब मैंने डेविएशन यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या को इमेजिन करना था। ठीक है, और डेविएशन हम कहाँ पर लगाते हैं, एवरेज पे लगाते हैं कि मिनिमम इतनी एवरेज तो होगी ही होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन का खेल आ रहा था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष के पहले के समान है। ठीक है भाई, देखो मान लो कि आज सपोज करो 11 क्रिकेट खिलाड़ी, मैं किसी की ले लूं, सपोज करो इनकी एवरेज एज कितनी है, ए, सबकी मान लो 11 की आपकी कितनी है, ए। अगर मैं बात करता हूं, ये कह रहा है कि 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के 3 वर्ष के पहले की आयु के समान है। तो यार एक छोटी सी बात बताना, अगर ये 3 साल आगे आते तो सबकी एज में 3 साल बढ़ना था कि नहीं बढ़ना था, बिल्कुल बढ़ना था मेरे भाई। एवरेज एज, क्योंकि हर एक की एज में 3 साल बढ़ना था, सबकी एज में 3 बढ़ना था। ये कह रहा है कि नहीं, उनकी जो एज थी आज भी उतनी है, तो इसका मतलब कितना एज बढ़नी थी, 11 लोगों की 3 साल बढ़नी चाहिए थी, इसका मतलब 33 ईयर का आपको इंक्रीज होना चाहिए था, 33 का इंक्रीज होना चाहिए था। बट इसने बोला इसमें से 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी को 3 नए लोगों से प्रस्तावित कर दिया गया, तो खिलाड़ियों की औसत संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब छोटी सी एक बात बताना, अगर पहले वाले 3 खिलाड़ियों को मैं यहां से हटाता, पहले जो 3 खिलाड़ी थे हर एक की एज आपकी 33 साल थी, इसका मतलब उनकी एज कितनी थी, 99 ईयर्स थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनकी जगह पे 3 लोग आ गए, और 3 लोग आने की वजह से भी बाकी लोगों की एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी उतनी है जितनी 3 साल पहले थी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई, ये जो 3 साल इन 11 के 11 खिलाड़ियों का बढ़ना चाहिए था, ये कहाँ चला गया। यही सोचने की बात है कि जब हर एक की एज में 3 साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एवरेज 3 साल बढ़ रही है। ये कह रहा है नहीं, एवरेज 3 साल नहीं बढ़ी, आज भी एवरेज उतनी रह गई जितनी पहले थी। क्यों, क्योंकि 3 लोग चले गए और उनके बदले में 3 लोग आ गए। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जो 3 लोग गए हैं ना, और उनके बदले में जो 3 लोग आए हैं वो कम एज के आए हैं, वो एज कम है उनकी, और उन्होंने ही इस 33 को अपने अंदर एडजस्ट कर लिया है, और वो फिर ये कह रहा है कि हम सब बराबर है। ये मतलब है इसका कि कहीं ना कहीं जो 33 बढ़नी चाहिए थी वो किसी न किसी की एज में जाके क्या हो गई है,
सेट हो गई है और या फिर एडजस्ट हो गई है, और उसकी वजह से बाकी लोगों की एज आपको बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये लोग आए हैं इनमें ही 33 साल आपका इंक्रीज हो गया, एडजस्ट कर रखा है। तो इसका मतलब आने वाले लोगों की जो एज है वो पूरी आपकी 99 नहीं है, वो जाने वालों की एज आने वालों की एज से ज्यादा है। तो आने वाले कम एज के आए हैं और उन्हीं की एज में 33 एडजस्ट हो रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बताओ कि नए खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तावित किया गया है तो खिलाड़ियों की औसत क्या है। तो एवरेज कितनी हो जाएगी भाई? 3 खिलाड़ी आए हैं और उनका टोटल एज का सम 66 है, तो एवरेज एक की कितनी है आपकी? 22 है। तो 22 ईयर्स, 22 साल आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने क्या दे रखा है? सी दिया हुआ है भाई। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर और बिल्कुल सही है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि यार ये 33 बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आने वाले जो लोग हैं वो जाने वालों से कम एज के हैं। जाने वाले की एज ऊपर दे रखी है 33 साल है, तो जाने वाले 33 इंटू 3 टोटल 99 साल लेके जाएंगे। ये इनकी टोटल होता है एज का सम। ऐसा आपको नहीं पता कि पहला दूसरा 3 मेंबर है ना, आप ये नहीं बता सकते कि इन तीनों की अलग अलग एज क्या है। हाँ ये पता है कि उनकी एज का जोड़ आपका 99 है। ठीक है, इसमें कोई आपका 20 का हो सकता है, कोई 25 का हो सकता है, कोई बाकी एज का हो सकता है। तो उस तरीके से आपका होगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? सबको इक्वल इक्वल करना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पुराने व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो यह पाया जाता है कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। तो नए तथा पुराने व्यक्ति की आयु का अंतर क्या है? तो इसका मतलब क्या है? पुराना व्यक्ति गया है, उसके बदले में नया व्यक्ति आया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पुराने 5 लोग थे जिनकी एज, एवरेज एज जो 3 साल पहले थी आज भी वही है। तो क्या आपको समझ आया कि यार उन लोगों की एज जो 5 साल पहले थी आज भी वही है। मतलब सॉरी, 5 लोगों की एज जो 3 साल पहले थी, 5 मेंबर हैं, तो इसका मतलब हर एक की एज 3-3 साल बढ़नी चाहिए थी 5 लोगों की। इसका मतलब इनकी एज में जो इंक्रीज आना चाहिए था 15 ईयर का इंक्रीज होना चाहिए था। ये कह रहा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, इनमें से एक आदमी गया और उसके बदले में एक नया आया। तो इसका मतलब नया और पुराना इन दोनों की एज में जो अंतर रह गया वो कितने का रह गया? 15 का। क्योंकि जाने वाला ज्यादा का चला गया, आने वाला कम का आया। और कितने कम का आया? 15 का। और उसने इस 15 को अपने साथ एडजस्ट कर लिया और वो सबके बराबर हो गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि उन दोनों के बीच में जो आपका अंतर आएगा वो यही आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था ना, अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि पुराने लोगों की और नए लोगों की एज में अंतर कितने का है, तो ये 33 साल का ही तो है। यही तो 33 साल का है ना मेरे भाई। ये वाला जो आपका बढ़ना चाहिए था वही तो डिफरेंस था उनकी एज का। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से कुछ आदमी हैं और उनकी एवरेज कुछ साल पहले इतनी थी और आज भी इतनी है, तो इसका मतलब उनकी टोटल एज में जो इंक्रीज आना चाहिए था तो वही डिफरेंस नए और पुराने व्यक्ति की एज में रहेगा। क्योंकि नया व्यक्ति ज्यादा कम का आ रहा है और जाने वाला ज्यादा एज का जा रहा है, और आने वाला कम एज का आ रहा है और वो कम एज का आया और चुपचाप से उनकी एवरेज जो बढ़नी चाहिए थी उसको अपने अंदर एडजस्ट किया और सबके बराबर हो गया। तो आपको वही देखना है कि उसने अपने अंदर कितना एडजस्ट कर रखा है। जो उसने एडजस्ट कर रखा है वही जाने और आने वालों की एज के बीच का अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो यार, कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें समझाई जाए, और मेरी कोशिश मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ रहा होगा। क्योंकि मैं कर तो इसको गुना भाग करके भी कर सकता हूँ, बट उसका कोई फर्क मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्योंकि पेपर में बैठ के जो हमें करना वो टाइम बचाना, और टाइम ये तरीके बचाएंगे आपके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन की बात करो, यहाँ पर पता लगा आप जोड़ते रह गए। ठीक है, यहाँ पर आप चलो ये तो करना ही पड़ेगा। तो तरीका बेसिकली वही है कि सम मेथड जो हम लगाते हैं चीजों को गुना करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है, तो सिंपल सी बात है, इसका तो आंसर आपका 4 ही आ जाएगा। क्या बोला था मैंने? अगर अंतर निकालना हो तो जैसे 36/10 है, सबसे पहले इसको 10 से गुना कर दो,
कितना आ गया आपका 36 आ गया। फिर 9 से भाग कर दो, अंतर आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब उसके अंक अगर x और y है तो x और y का जो अंतर आएगा आपका 4 आएगा, और 4 ही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको करें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी तथा सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं, ठीक है। विज्ञान विषय की 3 कक्षाएं ए, बी तथा सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं, क्या मतलब। 3 साइंस क्लासेस ए, बी एंड सी टेक ए लाइफ साइंस टेस्ट, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए is 83, average score of class B is 76, average age of class C is 85. The average score of class A and B is 79 and average score of class B and C is 81. Then the average score of class A, B and C is, ये आपको बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली एलिगेशन का। चलिए भाई, पता नहीं गैस की स्मेल आ रही थी वहां, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। बाहर से आ रही होगी कहीं से। क्वेश्चन में बोला गया है कि अच्छा इस तरीके से आपको करना है। इन्होंने देखो औसत किस किस का दे रखा है, ए का, बी का, ठीक है। ए का दे रखा है, फिर बी का दे रखा है, फिर आपका सी का दे रखा है, ठीक है। ए का औसत आपका 83 है, इसका आपका 83 है, इसका आपका 76 है, और फिर किसका दे रखा है, सी का आपका क्या है 85 है, ठीक है। ये आपका 85 है, ठीक है। फिर देखो किस किस का दे रखा है, बी प्लस, हाँ बी प्लस सी का भी दे रखा है, जो कि आपका, आवाज आ रही है ना भाई, ठीक है। बी प्लस सी है, उसका आपको 81 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आपका ए प्लस सी है, इसका क्या दे रखा है यहाँ से, सॉरी ए प्लस बी का दे रखा है, क्या दे रखा है 79 दे रखा है, ठीक है। आपको इनका एवरेज स्कोर आपको बताना है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया। अब देखो कहीं भी मैंने बोला था, जब भी दो वैल्यूज दे रखी हो और उनको मिला के जो तीसरी वैल्यू आपको दे रखी हो, तो वहां पर एलिगेशन लग जाता है। अब देखो ए और बी दे रखा है, इनको जोड़ के दे रखा है, बी और सी दे रखा है, सॉरी बी और सी दे रखा है, इनको जोड़ के दे रखा है, ए और बी दे रखा है और इनको जोड़ के दे रखा है। तो क्या यहाँ से आपको पता लग गया कि अगर मैं यहाँ पर उनके जो एवरेज स्कोर है, अगर इन पे मैं एलिगेशन लगा दूं, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाने से मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो उनका रेशो आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स की संख्या का रेशो आ जाएगा। और एवरेज अगर मार्क्स आप निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको टोटल मार्क्स को, जो टोटल मार्क्स हैं उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना होगा, तभी आपके एवरेज मार्क्स आएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होने चाहिए, तभी आपका होगा। और टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, एवरेज मार्क्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना करेंगे, तभी टोटल मार्क्स आएंगे। तो इसका मतलब हमें किसकी जरूरत है, यहाँ पर हमें जरूरत है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे, यहाँ पर एलिगेशन लगाते ही निकला है, ठीक है। जैसे अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, तो इनके बीच में 79 रख देता हूँ। तो 79 जैसे रखूंगा, क्या आ गया यहाँ से आपका 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 4 आ गया। तो इसका मतलब ए और बी में बच्चों की संख्या का रेशियो कितना आ गया आपका, 3 और 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद ए और बी में दे रखा है, और उसके बाद बी और सी में भी दे रखा है। तो यहाँ भी एलिगेशन लगा दूं, यहाँ पर बीच में क्या रख देता हूँ, दोनों के बीच में 81 रख देता हूँ भाई, छोटा है बेशक पर आपको दिख रहा होगा। ये आपका 4 आ गया, ठीक है, और ये आपका 5 आ गया, ठीक है। ये ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है, बी दोनों जगह कॉमन आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए आपके ए बी सी, ये आ गए आपके 3 और आपके 4 और आपके 5, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया भाई। देखो कभी भी क्वेश्चन का आंसर अगर यहाँ पर औसत एवरेज में है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो नंबर ऑफ स्टूडेंट की, आप इसी में एलिगेशन लगा दो। और इसी में अगर मैं एलिगेशन लगाता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे मेरे भाई। तो अगर मैं यहाँ से टोटल मार्क्स निकालूंगा, तो कैसे निकलेंगे, एवरेज मार्क्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 83 इंटू आपका 3 हो गया प्लस में, बी में कितने हैं आपके 76 इंटू आपका 4 हो गया प्लस में, 85 इंटू आपका 5 हो गया, और डिवाइड कर देंगे 5 4 9 3 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। तो करो भाई, 3 3 9 हो गया, 3 अट्ठे आपका 24 हो गया, यहाँ से 4 6 24 हो गया, 4 से 28 तो 30 हो गया, प्लस में 5 5 25 हो गया, और 5 अट्ठे 40 और 2 आपका 42 हो गया। डिवाइड करना आपको 12 से, ठीक है। 400 और 300 700, 700 और 200 900 आ गया, ठीक है। तो पहले बड़ी बड़ी वैल्यू को जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से अगर मैं जोड़ूँ 25 और 4 आपका 29 आ गया, और 29 और आपका कितना 49 आ गया, 9 और 9 18 आ गया, 4 2 6 और 1 7, 978 आ गया। 978 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से, 12 ठे आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 आ गया, ठीक है भाई, 12 दुनिया आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 82 नहीं 81 आएगा, ठीक है। 12 ठे 96, अच्छा एक ही तो बचेगा, 12 ठे आपका कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। 18 आ गया, 12 कम 12 आ गया, और 12 पंजे आपका 60, 81.5, 81.5। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और इसमें भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन हम छोटी करें। कैलकुलेशन छोटी करनी है तो फिर क्या कर सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास कैलकुलेशन छोटी करने का, क्या, डेविएशन। तो क्यों ना मैं डेविएशन पे चलूँ। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो आपका रेशियो आ गया, ये डिटेल मेथड पूरा इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से डेविएशन मेथड लगाता हूँ तो कैसे लगेगी वो देख लो भाई। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके इतने हो गए, इसमें कितना है आपका 83 है, इसमें कितना है आपका 76 है, और इसमें कितना है आपका 85 है। तो मिनिमम कितने हैं, 76 है। तो मिनिमम मान लेता हूँ कि 76 तो आपकी होंगे ही होंगे। 83 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ठीक है भाई। कितने का डिफरेंस है 83 और 76 में, 7 का। एक बंदे के पास 7 ज्यादा है, कितने हैं आपके, 3 है। तो ये आपका इतना आ गया प्लस में, इससे कुछ नहीं आना। 85 और 86 में कितने का डिफरेंस है, 9 का। 9 इंटू आपका कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो, 4 3 9, और 9 और 4 3 7 और 5 12, 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना आ गया आपका, 76 आ गया, प्लस में ये जो एक्स्ट्रा आया इसको जोड़ देते हैं, 7 ही आपका 21 आ गया, 9 पंजे आपका 45, 45 और आपका 21 कितना हो गया, 6, 66 आ गया। तो 66 बटे में आपका 12 कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 5 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। तो 86 और 5 आपका 81, और ये आपका 81.5 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो निकालने जरूरी है भाई। अगर वो नहीं आएंगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे, उस पर आपको फोकस करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि अगर वह 76 रुपए और खर्च करता है तो वह 14 किताबें अधिक खरीद सकता है, और प्रति किताब औसत मूल्य 1 कम हो जाता है। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो भाई, मान लेते हैं कि जो आपका एवरेज प्राइस है, जो आपका एवरेज प्राइस है वो कितना है मेरे भाई, आपका x रुपए है। तो आप पहले कितनी बुक्स लेकर आते थे, 50 बुक्स आप लेकर आते थे 50। तो खर्च कितना करते थे, एक किताब पे x रुपए खर्च करते थे, तो 50 पे 50x खर्च करते होगे, दोनों को गुना कर दो। अब ये कह रहा है कि अगर आप 76 रुपए और खर्च कर दो तो आपका टोटल खर्च इतना हो गया। तो कह रहा है कि आप 14 किताबें ज्यादा लेकर आते हो, तो इसका मतलब किताबें 64 हो गई। एवरेज आपकी क्या है, 1 कम हो गई, तो एवरेज आपकी x-1 हो गई, ये हो गया। तो इसका मतलब अब जो कुल खर्च होगा वो किसके बराबर होगा, 64 इंटू आपका x-1 हो गया। ये टोटल खर्च इस टोटल खर्च के बराबर है। ये पुराना खर्च है, ये इसमें जोड़ दिया, नया खर्च आ गया, यहाँ से भी नया खर्च आ गया, तो दोनों तरफ से नए खर्च को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा आंसर यहाँ से आपका,
50x और प्लस आपका क्या आ गया 76 आ गया, बराबर में आपका 64x और माइनस आपका 64 आ गया। इसको इस तरफ ले आता हूँ, आपका 14x आ गया, उसको उस तरफ ले आता हूँ 6 4 10 और ये आपका 140 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक किताब का औसत खर्च कितना है, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका 10। और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है भाई, इन्होंने दिया है क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 10। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये तो हो गया अपना डिटेल मेथड। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से कर लो भाई, यही अच्छा तरीका है। ठीक है, अगर इस पे हम थोड़ा सा और टाइम लगाएं तो यही अच्छा मेथड है, क्योंकि अगर मैं इसको डेविएशन से कर भी दूंगा तो फिर आपके लिए समझने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं इसको सेट कर ही दूंगा। ठीक है, जैसे मैं 76 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ तो 14 किताबें ले आता हूँ। ठीक है, और औसत मूल्य आपका एक एक कम हो जाता है। ठीक है, तो 14 छिका आपका 76 हो गया। ठीक है, 4 और आपका 5 5 हो गया। 50 को 5 से डिवाइड कर दूंगा 10 आ जाएगा, तो उससे भी आपकी बात बन जाएगी। कोई बात नहीं, बट ऐसे ही कर लो यार। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ आपको। देखो, आपने क्या किया है, 76 रुपये ज्यादा खर्च किए, तो जैसे ही 76 रुपये ज्यादा खर्च किए आप कितनी बुक ले आए 14। तो इसका मतलब एक की कीमत कितनी आ गई, एवरेज मतलब आपके लिए 4 रुपये आ रही है। ये कह रहा है कि इससे क्या हुआ है कि आपकी एवरेज कीमत 1 रुपये से कम हो गई। इसका मतलब ओल्ड कितना था फिर आपका 4 प्लस आपका 1, पहले आपकी एवरेज कीमत 5 रुपये थी, यही है एक तरीके से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस 50 किताब, आप 5 रुपए के हिस्से ला रहे थे तो यहाँ पर सॉरी 5 किताब आ जाएंगे एक तरीके से, ये आपका 10 आ जाएगा। बट वही बात आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से आपका 10 आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस्ट है मेथड आपका, इस तरीके से आप कर लो, यही सही रहेगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तरीका और भी हो सकता है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ और 50 किताबें खरीदता है, अब 64 हो गया, 14 हो गया, इसका मतलब 14 किताबें अधिक आपका। बहुत सारे तरीके होते हैं, इनको जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक से ही चलो भाई, वही बढ़िया है। तरीका एक और बन रहा है बट कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा गया कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम संख्या में 30 जोड़ा जाता है और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाता है, तो औसत 17.5 हो जाता है, तो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है ये आपको बताया गया। ठीक है, देखिए यार, एवरेज का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर करना। ठीक है, सबको बराबर बराबर करना आपका क्या होता है, एवरेज होता है। अब ये कह रहा है कि एक संख्या में आपने 30 जोड़ दिया और एक में आपने क्या कर दिया 5 घटा दिया, तो इसका मतलब एवरेज आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है। ठीक है, वो हमें देखना होगा। हमें जो बेनिफिट हुआ है वो कितने का हुआ है भाई, बेनिफिट हमें कह रहा है कि एक में 30 जोड़ दो और एक में से 5 घटा दो, तो बेनिफिट कितने का हो गया, 25 का हो गया। यही 25 क्या है, अब हमें सब में बांटना पड़ेगा। और हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कितनी, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x संख्याएं, तो इस 25 को सभी में बराबर बराबर बांटूंगा तो आपका x। ठीक है, हर एक के हिस्से में कितना एक्स्ट्रा आएगा, 25/x एक्स्ट्रा आएगा। ये कह रहा है कि आपकी औसत पहले कितनी थी, 15 थी, अब औसत आपकी 17.5 हो गई, तो इसका मतलब मेरे भाई हर एक के हिस्से में एक्स्ट्रा कितना आया आपका, 2.5 एक्स्ट्रा आया। तो इसका मतलब 25/x जो है आपका वो किसके बराबर है, 2.5, मतलब आपका 25/10 है, इससे आपका ये कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10 आ गई। तो इसका मतलब मैं बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कितनी है आपकी 10 है, तो आप 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको यही देखना है कि कितना एक्स्ट्रा आपको मिला है और वो एक्स्ट्रा किस किस तरीके से बटा है, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बता रखी कि एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना। आपको बेनिफिट 25 का हुआ, आपने सब में बांटा,
आपने देखा एवरेज 15 थी, अब 17.5 हो गई, मतलब हर एक की एवरेज 2.5 बढ़ गई। तो इसका मतलब इसके बटे में आपका इतना आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नंबर सिस्टम की हेल्प लेगा। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट लगता है आपका जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जैसे कि मैंने आपको बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक जीपी की तरह बिहेव करता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह बिहेव करता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि n संख्याओं का जो औसत है वो आपका a है। अगर n संख्याओं का औसत अगर आपका a है तो सम कैसे निकलेगा, n इंटू ए करके संख्याओं को औसत से गुना कर दूं तो उनका सम आ जाएगा, तो ये आपका एन ए आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन ए, तो इसको मैंने जोड़ लिया एन ए, सबका सम आ गया। ये कह रहा है कि अब पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी में 8 जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ लो भाई। तो इसका मतलब एक तरीके से ये तो सभी संख्याओं का जोड़ आ गया। अब एक्स्ट्रा देखो क्या मिल गया, पहली में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा। इस तरीके से आपका जोड़ता चला गया, एन तक आपका जोड़ता चला गया, ये जोड़ रहा है आपका। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से आपको टर्म दे रखी हूं, चाहे जोड़ना हो इनको, अगर ये एक बार जिस वैल्यू से गुना होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अगर उसी वैल्यू से गुना होती जा रही है, तो ये क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी आपका 16, ये आपका क्या है, जीपी है। और अगर मैं सेकेंड टर्म को पहली से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल कर आता है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है, बड़ी वैल्यू को छोटे वैल्यू से डिवाइड करने से जो वैल्यू आती है वो उसका कॉमन रेशो कहलाता है। ठीक है, 4 को 2 से किया 2 आएगा, 8 को 4 से किया 2, तो इसका मतलब इसका कॉमन रेशो क्या है, 2। क्या है आपका 2, और इसको आर बोला जाता है। ठीक है, अब मैं इस वाले सम में अगर ये एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ दूं तो मेरा सभी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा। इस जोड़ में ये जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है इनको भी जोड़ दो। तो जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो यहाँ तो हमारा किसका सम का फॉर्मूला लगेगा, किसका, जीपी का। तो सम होता है आपका a इंटू में यहाँ से r, r की पावर आपका n और माइनस आपका 1, और नीचे भी क्या होता है आपका r माइनस आपका 1 होता है। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि n तक आपका संख्या है आपकी फिक्स नहीं है, तो आपका इतना आ गया। a क्या होता है, पहली टर्म, जो a होता है इस वाली टर्म में a आपकी पहली टर्म होगी। ये तो सपोज करो यहाँ भी आपको a दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप a से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, मैं इसको a को क्या लिख देता हूँ, यहाँ वैसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, फर्स्ट टर्म इनटू में, और ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म ही ले लो इसको, क्योंकि ए इसने पहले भी दे दिया दूसरी उसमें, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि ए वो भी है वो भी है, तो उसी का आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, वो नहीं है वो आपका। ठीक है, पहली टर्म है। तो अब देखो क्या होगा आपका, ये सम तो है ही आपका एन ए, प्लस में इसका भी सम आ जाएगा, कितना आएगा आपका, इसकी पहली टर्म आपकी क्या है, 2 है। ठीक है, 2 इंटू में आर कितना है आपका, 2 है, उसकी पावर एन होगा, माइनस आपका 1 होगा, और नीचे आपका 2 और माइनस आपका 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एन ए, और प्लस में आपका 2, और इनटू में 2 की पावर आपका n, और माइनस आपका 1, और नीचे आपका कुछ नहीं बचा। ये बेसिकली क्या आ गया, ये इन सब का सम आ गया, ये एक नया सम निकल कर आ गया। जब पुराने वाले सम में जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वो भी हमने जोड़ा तो एक नया सम निकल कर आ गया। इसने बोला है नई संख्या का औसत बताओ, ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे सम नहीं, मुझे तो इनका औसत बताओ क्या होगा। तो अगर मैं इनका औसत निकालूंगा तो पूरी वैल्यू को n से भाग करना पड़ेगा। जैसे मैं n से इसको भाग करूंगा तो इसके n से n कट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग भी लिख सकता हूँ, प्लस में आपका 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, और एक n इसके नीचे लिख दूं, और एक n इसके नीचे, इसके n से n कट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा a, प्लस में आपका 2 इंटू में 2 उसकी पावर आपका n माइनस आपका 1, और इसके नीचे सिर्फ आपका n आ गया। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ये वाला, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, जीपी का यूज करना है, तो जीपी का यूज करके इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इस तरीके से आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज आपका 93, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम इज। तो बार बार मैं आपको बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालना है, डायरेक्ट याद रखना, ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपका एवरेज प्लस में n माइनस आपका 1। ठीक है,
एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एन होता है आपका नंबर ऑफ आपका टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है? 8 है, तो माइनस कर दो उसमें से। एवरेज कितनी आपकी? 93 है। 93 प्लस में 8 माइनस आपका 1 93 और प्लस आपका 7 कितना होगा? 100। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? 100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर, ये आपको ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, 3 की पावर 30 है, प्लस में 3 की पावर आपका 60 है और प्लस में 3 की पावर 90 है। आपसे बोला है इनका औसत बताओ। ठीक है, 3 की पावर दिख रहा है क्या आपको? 3 की पावर 30, हाँ दिख रहा है आपको। इसमें बोला गया है कि 3 की पावर 30 है, 3 की पावर 60 है और 3 की पावर 90 है। ठीक है, इनका अर्थमेटिक मीन बताओ, मतलब एवरेज बताओ क्या होगा। अब आपको भी पता है अगर मैं इनकी एवरेज निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म है? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इनको 3 से अलग अलग डिवाइड करता हूं तो क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख दूं, 3 की पावर 30 और बटे आपका 3 हो गया, प्लस में 3 की पावर 60 और नीचे आपका 3 हो गया, प्लस में 3 की पावर 90 और बटे आपका 3 हो गया। ठीक है, क्या आपको पता है जब भी बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर आपकी माइनस हो जाती है? ये आपको पता होना चाहिए, सर्ड सिंडिसिस। ठीक है, तो क्या होगा आपका? 30 में से आपका 3 है, इस पे एक पावर है, इसकी भी एक पावर है और इसकी भी एक पावर। ऊपर जाके माइनस होगा तो 3 की पावर 29 आ गया, ऊपर जाके माइनस होगा 3 की पावर 59 आ गया, ऊपर जाके माइनस होगा 3 की पावर 89 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे और ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद देखो इसमें क्या क्या लग गया। इसमें एवरेज का भी कंसेप्ट लग गया, इसमें सर्ड्स एंड डिसीज का भी कंसेप्ट लग गया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई। और इसमें एक तरीके से आपका डिवीजन का भी लग गया कि आप इसको इस तरीके से सेपरेट डिवाइड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि आप मान के चलो कि 3 एलसीएम रहा होगा, इसके नीचे 3 रहा होगा, इसके नीचे 3, इसके नीचे 3, एलसीएम लिया होगा, 3 आ गया होगा और सीधा आपने लिख दिया होगा। ठीक है, चलिए भाई, इस क्वेश्चन को बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान सोमवार को बंद रहती है, मतलब 7 दिन होते हैं सप्ताह में, उसमें से एक दिन बंद रहती है मंडे को, तो 6 दिन खुलती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों की औसत प्रतिदिन बिक्री 15,640 है। और ये कह रहा है कि मंगलवार से शनिवार की जो औसत है ना वो आपकी इतनी है, तो रविवार की बिक्री कितनी है ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि मंडे को दुकान बंद रहती है, बाकी के 6 दिन की एवरेज इतनी है, तो इसका मतलब इस 6 दिन में संडे भी है, तो इसका मतलब संडे की मैं मान के चलता हूँ कि भाई 15,640 तो है ही। संडे को कितनी है आपकी? 15 और 640 तो संडे को है ही। ठीक है, और ये कह रहा है कि नहीं, मंगलवार से शनिवार की औसत आयु आपकी इतनी है, औसत जो भी है, तो इसका मतलब कितनी कम आ रही है भाई? 15,640 और 14 आपका 124, इतनी कम है। 6 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया और 1516 कम आ गई। कितनी लोगों के पास? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 5 लोगों के पास 15,640 होने के लिए 1516 की कमी है। तो इसको कौन लेकर आएगा? मजबूरी में इसी को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो कमी है। अब संडे को मिनिमम इतना तो होना ही होना पड़ेगा कि एवरेज सबके बराबर हो, बट ये जो बाकी के 5 लोग रह गए इनके पास तो पहले से ही कमी, तो इसको कौन पूरी करेगा? वो संडे ही पूरी करेगा। तो इसका मतलब उसकी कितनी होगी? उसकी हो जाएगी मेरे भाई प्लस में 1516। एक के पास 1516 की कमी है और कितने हैं? 5 है। 1516 इंटू 5, ये आपका कितना है? 5 है। 5 एक आपका 30 आ गया, 0, 5 एकम 5 3 8 आ गया, 5 5 25 आ गया, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया। तो इसका मतलब इसको एक तरीके से 7580 और लाने पड़ेंगे। तो 0 हो गया, 12 हो गया, 6 5 11 और 1 12 हो गया, 7 5 12 और 1 13 हो गया, और ये आपका 23,220। तो इसका मतलब संडे को जो आपका होगा वो कितना होगा? आपका 23,220 हो जाएगा। तो इस तरीके से डेविएशन से क्वेश्चन करना आसान होगा। ठीक है, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, और आशा करता हूँ जितना आपको समझाया भाई आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए नया कंसेप्ट हो डेविएशन मेथड, क्योंकि पहले जो हम स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं तो हमें वही
सम मेथड निकालना सिखाया जाता है। जैसे 6 दिनों का इतना है तो 6 इंटू 15 640 कर दिया, 5 का इतना है तो 14 124 इंटू 5 कर दिया, संडे का एक्स मान लिया, उसमें से उसको घटा दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो वो भी एक तरीका है क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अभी के लिए इतना ही, लगे रहिए, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तभी सिलेक्शन होगा भाई। जैसे ही बीच में आपने हार मानी, सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यू पढ़ेगा। किसी ने 2 महीने तैयारी की, 3 महीने तैयारी की, फिर कह रहा है कि नहीं अब तो मेरा कहीं घूमने जाने का मन है, मेरा ये करने का मन है, तो भाई साहब मन अगर वो करने का तो वो कर लो, फिर सिलेक्शन का आपका मन नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।